हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आकाश हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ प्रीत पारेता, मैथमेटिक्स फैकल्टी जेई डिवीज़न आकाश। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी बहुत ही फेमस वीकली सीरीज़ जेई मेल का। और आज का हमारा जो चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जेई के लिए। जेई मेन की बात करें तो कंफर्म है इससे एक क्वेश्चन तो आना ही है। बच्चों के लिए कंपैरेटिवली आसान भी होता है और चैप्टर के कंपेयर में हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं बच्चों। तो पूरा का पूरा एपिसोड अच्छे से देखिए आप। अच्छे क्वेश्चन से, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जेई मेन के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। लेट y is equals to y of x be the solution of the differential equation। y of, ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, y of 0 7 गिवन है और आपसे y of पाई पूछा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब अवकल समीकरण आपको गिवन है और ऑब्वियसली यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको y of 0 7 गिवन है, आपको y of पाई यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टार्ट करें। थोड़ा सा सोचेंगे तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी फिनिश कर लेंगे। देखो कैसे स्टार्ट करें। यह हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, y + 2 sin x लिया और y + 2 sin x को हमने यहाँ t माना। क्या फायदा हुआ ऐसा करने से? डिफरेंशिएट कर दें, dy/dx प्लस इसका करेंगे 2 बाहर आ गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और ये क्या हो गया dt/dx हो गया। अब देखो यहाँ पर -2 cos x की टर्म भी, आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दो तो dy/dx + 2 cos x पूरे की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? dt/dx आ गई है। देखो ये फायदा हो गया आपको यहाँ पे, है ना। तो एकदम सही टर्म को आपको t मानेंगे तो चीजें आसानी से खत्म हो जाएगी। इधर क्या बचा? ये 2 एज इट इज, y + sin x की जगह आपने t बोल दिया, ये -5 एज इट इज और यहाँ पर ये x एज इट इज। ठीक है, क्या देख पा रहे? अब क्या हो गया? वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन हो गया, बड़ी आसानी से डील कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेट कर लो, dt/t-5, tt एक साइड हो गया, xx एक साइड हो गया, 2x dx। दोनों साइड क्या कर दीजिए, इस तरीके से इंटीग्रेट कर दे तो क्या हो गया हमारे पास? ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना हो गया? ln t-5 हो गया। इधर क्या लिख देंगे? 2 तो बाहर आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा? x² 2 से 2 कट गया और ये प्लस का c आ गया। सही है, ओके। t की जगह वापस आप क्या डाल दो? y + 2 sin x पुट कर दीजिए, तो t की जगह आप वापस यहाँ पर y + 2 sin x डाल सकते हैं। -5 इधर क्या हो जाएगा? x² + c। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो y of 0 आपको 7 गिवन है, इट मीन्स अगर मैं x 0 डालूंगा तो y कितना आएगा? 7 आएगा। यही मतलब हुआ इसका, बिल्कुल। तो पुट करो ln y को 7 पुट करो, sin 0 0 हो गया, 7 - 5 x 0 डालोगे c बचेगा, तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई? ln2 आ गई। c की वैल्यू आपके पास ln2 आ गई, तो c वापस आप कहाँ पर पुट कर दीजिए? यहाँ पर। तो आपके पास क्या आ गया? ln y + 2 sin x - 5 = x² + ln2। ऐसा ही हो गया। क्या मांग रहा है आपसे? y of पाई, मतलब x की जगह पाई पुट करें तो आपसे y मांग रहा है, क्या आएगा? यही मांग रहा है। तो चलो करते हैं, ln of y, पाई पुट करोगे तो साइन पाई कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर जो 5 है एज इट इज, x की जगह पाई डाल दो, कितना हो जाएगा? π² और ये प्लस का ln2। बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ से y - 5 आप निकाल सकते हैं, y - 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप इसको उधर किक करेंगे तो आपके पास y - 5 जो आ रहा है वो कितना आ जाएगा? e⁻π² और ये कितना हो गया? प्लस का ln2, ये आ गया। ओके, फिर एक्सपोनेंट रूल से आप अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो गया? e⁻π² और ये e⁻ln2 हो गया। e⁻ln2 को आप फंडामेंटल आइडेंटिटी से लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया? 2 के, और ये 5 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपका? 2e⁻π² + 5 के इक्वल आ गया बच्चों। क्लियर है ये वाला? तो 2 टाइम्स e⁻π² आया यहाँ पर, है ना। तो यही अच्छा क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आप किसको टी मान रहे हैं। अगर आपने इसको टी माना तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से खत्म हो गया। अदरवाइज अगर आप कुछ इसमें एलडी वगैरह लीनियर के बारे में सोचते हो तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ध्यान से, यदि y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, x पॉजिटिव है, फाई पॉजिटिव है, फिर वापस आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन देखकर ही पता लग जाता है कि ये किसके लिए गिवन है, c निकालने के लिए, और 5y स्क्वायर बाई 4 है। तो कुल मिलाकर 5y बाई एक्स निकालना है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। इस x को मैं इधर डिवाइड में लेके आता हूं, कितना हो जाएगा y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या बचा y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 5 डैश y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो dy बाई डी एक्स के अलावा पूरा एक्सप्रेशन y बाई एक्स में है क्या? तो अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपकी थ्योरी में लिखा होगा कि अगर आप पूरा एक्सप्रेशन f ऑफ y बाई एक्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, इट मींस ये कौन सा हो गया, होमोजीनियस वाला पार्ट हो गया ना, पूरा y बाई एक्स की फॉर्म में दिख रहा है सारा, बिल्कुल दिख रहा है। तो कैसे सोल्व करते हैं होमोजीनियस वाला पार्ट, पुट y इज इक्वल टू 2x, ऐसे सोल्व करेंगे। चलो सोल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करें, dy बाई डी एक्स, t को बाहर निकाला, x का 1 हो गया, x को बाहर निकाला, t का dt बाई डी एक्स हो गया। इस तरीके से वैल्यू पुट कर दें, y बाई एक्स कितना t के इक्वल है, तो ये पूरा कितना हो गया, t हो गया। यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, इस तरीके से। और कितना आ गया यहाँ पर, y बाई एक्स है, y बाई एक्स को t लिखेंगे तो ये t स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना हो गया 5 ऑफ t स्क्वायर और 5 डैश t स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर आएगा, तो यहां से ये t स्क्वायर और t स्क्वायर की टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, बिल्कुल कैंसिल आउट हो रही है। क्या बच रहा है फिर देखते हैं क्या बचा है। यहां पर देखो ध्यान से, वेरिएबल सेपरेबल कर ले, यहाँ tx आ रहा है और ये पूरा t में आ रहा है, तो इस पूरे को उधर ले जाए, t सारा उस तरफ, तो t तो यही था, इसको उधर ले जाओगे तो उल्टा हो गया है, 5 डैश t स्क्वायर अपॉन 5 t स्क्वायर, यहाँ dt आ गया, ठीक है। और क्या हो गया, इधर एक t तो था ही से, ये x से x को आप उधर डाल दो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स, इस तरीके से। क्लियर बच्चों? अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, वेरिएबल सेपरेट हो गया तो, है ना। अब थोड़ा सा देखो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, 5 ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 डैश टी स्क्वायर और फिर टी स्क्वायर का 2t, तो 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन पूरा अवेलेबल है क्या ऊपर, हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। तो क्या होता है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता है, तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ln नीचे वाला, तो कितना हो गया है 1/2 ln ऑफ कितना हो जाएगा 5 टी स्क्वायर, यहां से कितना आ जाएगा ln x आ जाएगा, और c को भी आपको पता है ऐसे लिख सकते हैं ln c, ताकि कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी आपके पास। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला पार्ट हो गया ln cx, इस 2 को उधर भेज दो और 2 को यहाँ cx पे पावर में लगा देंगे, और दोनों साइड लॉग है तो लॉग इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होगा, तो 5 ऑफ टी स्क्वायर, टी की जगह y बाई एक्स डाल दो, और ये कितना हो गया c स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लो। क्लियर है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व होगी। c की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, y ऑफ 1 किसके इक्वल है, माइनस y ऑफ 1 जो आ रहा है आपके पास, ये किसके इक्वल आ रहा है, -1 का। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर मैं x1 डालूंगा, y ऑफ 1 का मतलब यही हुआ आपके पास कि यहां पर अगर मैं x को 1 डालूंगा तो y कितना आएगा, -1, यही मतलब हुआ y ऑफ 1 -1 का। तो x1 डालो, यहां पर y1 डालो तो ये 5 ऑफ 1 आ रहा है, यहां पर x1 डालूंगा तो c स्क्वायर आ गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, c स्क्वायर 5 ऑफ 1 आ गया। क्या चाहिए इसको, 5y स्क्वायर बाई 4 चाहिए, मतलब x की जगह क्या डालूं, यहां पर 2 पुट करूं, तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 पुट कर दे, क्या हो जाएगा 5 ऑफ y स्क्वायर बाई 4, यही चाहिए, हाँ यही चाहिए। x की जगह 2 डालेंगे तो उधर भी क्या आ जाएगा 2, तो 4c स्क्वायर आ गया, और c स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे 5 ऑफ 1, तो क्या आंसर आ गया 4 5 ऑफ 1, ये आपका आंसर हो गया, 4 5 ऑफ 1 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया सेकंड वाला। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं,
हर बार होमोजीनियस में डिग्री चेक नहीं करनी होती है आपको कि हर टर्म की डिग्री सेम है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। पूरा एक्सप्रेशन अगर y बाई एक्स में आ रहा है तो इट मीन्स वो क्या हो गया आपका होमोजीनियस हो गया। और कैसे सोल्व करेंगे, y इक्वल्स टू टी एक्स करके। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। डरना नहीं है, फाई वगैरह देखकर डरना नहीं है, सिंपल होमोजीनियस मिल रहा है, y इक्वल्स टू टी एक्स रखें और खेलते जाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताना है। देखो, इस y dx को इधर लेकर आओ आप, x dy प्लस y dx, ऐसा इधर क्या हो गया एक्स वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो जैसे x dy y dx दिखता है तो हमें पता लग जाता है ये d ऑफ एक्स वाई है, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है। लेकिन फिर वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पा रहा, ये एक्स वाई परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, एक्स डी वाई वाई डी एक्स, इस एक्स वाई को नीचे ला दो, ये लो डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देख पा रहे हो कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये क्या बन रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी, ऊपर मुझे एक्स वाई का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, नीचे अपॉन में एक्स वाई आ गया, तो किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा है, किसका, डी ऑफ एल एन एक्स वाई का। कैसे, एल एन एक्स वाई का क्या हो गया 1 अपॉन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का ये ऊपर आ गया। क्लियर है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। ऐसा सोचना पड़ता है, जैसे एग्जैक्ट आती है थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। और ये वाला पार्ट एज इट इज। क्लियर है, दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इधर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आ गया एल एन एक्स वाई, इधर किसका इंटीग्रेशन है, डी एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए की वैल्यू कितनी 1, तो ये कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, बस आपको पहचानना था ये एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जैक्ट में उतनी क्लियरिटी आएगी आपको। तो ये हो गया एल एन एक्स वाई साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। ये हमारा एग्जैक्ट का क्वेश्चन हो गया। ओके, तो इस टाइप के रेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ पी ऑफ टी एट ए टाइम टी ऑफ ए माउस स्पीशीज सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो चूहों की एक प्रजाति है जिसकी जनसंख्या को इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा हुआ है। देखो ये इस तरीके से चूहों की जो जनसंख्या है वो पॉपुलेशन है वो वेरी कर रही है। ये बोल रहा है टी इक्वल टू 0 पर जो रेट्स है उनकी पॉपुलेशन है वो कितनी है 850 है। तो देन द टाइम एट विच द पॉपुलेशन बिकम 0, तो ये आपसे पूछ रहा है P ऑफ टी आपका 0 हो गया मान लो, तो T क्या होगा। मतलब आई थिंक इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा होगा, पॉपुलेशन घट रही होगी, तो पूछ रहा है कितने टाइम बाद चूहों की पॉपुलेशन 0 हो जाएगी। ओके, तो P ऑफ 0 850 गिवन है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करें, है ना। तो ये P ऑफ टी वगैरह गंदा दिख रहा है, तो आप इसको आपके सिंपल से ऐसा कर सकते हैं, P ऑफ टी को आप y ले लो, सिंपल ऐसा ले ले, या P ऑफ टी भी चलने दोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, P ऑफ टी ही चलने दो चाहे तो। चलो P ऑफ टी से कर लेते, डी P ऑफ टी अपॉन डी टी, है ना। ये कितना हो जाएगा 0.5, इसको ऐसे लिख सकते हैं PT बाई 2 माइनस 450, ऐसा। इसके बाद 2 एलसीएम ले लो, कितना हो गया P ऑफ टी माइनस 900, ऐसा कुछ। वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, इस पूरे को नीचे ले आओ, dt को आप उधर ले जाओ, तो कितना हो गया। अगर हम इसको करें तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। ये आ रहा है 1 अपॉन P ऑफ टी माइनस 900, है ना। और ये कितना हो गया डी ऑफ P ऑफ टी, डी ऑफ P ऑफ टी। उधर क्या जा रहा है 1/2 dt, ये हो गया 1/2 dt, इस तरीके से आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दे, है ना। ओके, अब देखो एक छोटी सी समस्या क्या है, आप इसको जस्ट P ऑफ टी को कुछ भी x कंसिडर कर लो, तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा ln x आएगा। तो जैसे आप ln लिखोगे तो एक छोटी सी समस्या यहां पर आ रही है ln P ऑफ टी माइनस 900, और जब आप c का वैल्यू निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज करोगे तो एक गड़बड़ हो रही है, क्योंकि ln P ऑफ टी माइनस 900 है, तो t0 पर आपको इसको 850 लिखना पड़ेगा, और t0 पर जब मैं इसको 850 लिखूंगा तो लॉग के अंदर क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है बच्चों।
देखो ln p ऑफ टी माइनस 900 लिखूंगा, फिर p ऑफ टी की जगह 850 डालूंगा तो ln में माइनस 50 आ रहा है, गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा सोचना है। अब बच्चे इसके बाद छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को कि यार लॉग में नेगेटिव आ गया, क्या चक्कर पड़ गया। तो डेफिनेटली आप क्या करो, पहले यहां से माइनस कॉमन लो इसको, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप इसको 900 माइनस पी ऑफ टी करो और वो माइनस आप उसको दे दो, माइनस हाफ डी टी। क्लियर बच्चों, इस स्टेप का ध्यान रखना है ना। अब आप इसका इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln 900 माइनस पी ऑफ टी, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, x की जगह क्या पी ऑफ टी, तो इससे डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, माइनस हाफ बाहर आ गया, t प्लस कितना हो गया, c हो गया। क्लियर। अब c की वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है कि t ऑफ 0 पर p ऑफ t कितना है, 850। पुट कर दो यार, t0 पुट कर दो। t0 आप अगर आप यहां पर पुट करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस ln t0, या p0 आ जाएगा 850, तो 900 माइनस 850 इस तरीके से। t कितना डालना है, 0, तो यहां से आपके पास c आ गया। तो यहां से आपके पास जो c की वैल्यू निकल के आई बच्चों कितनी आ गई, माइनस ln 50 आ गई। ये लो c की वैल्यू आ गई माइनस ln 50, वापस इसको दे दो, है ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस ln 900 माइनस p ऑफ t माइनस हाफ टी प्लस सी, ये हो गया, ये लो। क्लियर बच्चों। तो आ गई आपके पास p ऑफ टी और t में रिलेशन। अब ये बोल रहा है आपसे पॉपुलेशन 0 हो जाए, मतलब आपका p ऑफ टी 0 हो जाए तो t क्या होगा, ये आपसे मांग रहे हो, यही क्वेश्चन है। तो p ऑफ टी की जगह 0 डाल दो, कितना हो जाएगा, माइनस ln 900, यहां से कितना हो गया, t आपको चाहिए तो ये माइनस का हाफ टी एज इट इज, है ना। चाहे तो एक काम करें, सब में से माइनस हटा दो, सब प्लस हो जाएंगे ऐसे, और यहां से प्लस ln 50 हो जाएगा। ठीक है, ln 50 को इधर लेकर आओ, माइनस में आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 900 अपॉन 50 हाफ टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, 5 से कितनी बार कट गया, 18 टाइम। तो टी कितना आ गया, 2 ln 18। तो कितना टाइम आ गया, 2 ln 18। क्लियर बच्चों। तो ये टाइम आ गया 2 ln 18। इसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, चूहों की 0 हो जाएगी। तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स भी पूछी जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये आपको डील करना आनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था इसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना आसान था, लेकिन यहां डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से बचना था। पहले माइनस कॉमन लेकर आपको उधर ले जाना था, यहीं डायरेक्ट इंटीग्रेट करते तो सी निकालने में फंस जाते, लॉग में नेगेटिव आ जाता बच्चों। क्लियर बच्चों। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। वापस आपको एक अवकल समीकरण गिवन है, बड़ी गंदी सी दिख रही है ना। तो थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, पेशेंस रखकर सोल्व करते हैं। करें सोल्व। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें वेरिएबल सेपरेबल आसानी से हो रहा है। तो वेरिएबल सेपरेट ही करें, क्योंकि पूरा पार्ट x में है, ये भी पूरा पार्ट x में है, तो पूरा x एक साथ ले जाते हैं। चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। ये dy पूरा x एक साथ ले जाओ, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर ले जाओ डिवाइड में, क्या हो जाएगा 1/8 रूट एक्स, और क्या आ रहा है रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स। सही है, इधर पहले से ही था तो ये भी तो 1 ही हुआ, 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स डी एक्स। ऐसा कुछ, थोड़ी हिम्मत करी, काम हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का काम तो इतना ही था, वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब पूरा काम इंटीग्रेशन बेस्ड है। डेफिनेटली ये वैल्यू क्यों गिवन है, सी निकालने के लिए। हाँ बच्चों, तो समझते हैं, देखो किसको टी माने। तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन में पूरा दम है। 4 प्लस 9 ये वाला, 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स, इसको हमने टी बोला। क्यों, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 4 का 0, इसका 1/2, तो ये टर्म्स यहां पर अवेलेबल है। करें, कितना हो जाएगा 1/2 रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स। ऐसा फिर 9 प्लस रूट एक्स का करेंगे, 9 का 0 हो गया, रूट एक्स का क्या हो गया 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी। ये देखो सही है बच्चों। तो क्या हो गया, इधर तो y चल ही रहा है, इधर क्या हो गया
1/2 4 हो रहा है, तो एक 2 ज्यादा है, तो एक 2 को बाहर रहने दो, ठीक है, एक 2 को बाहर रहने दो। तो ये पूरा आपके पास 4 रूट एक्स 9 प्लस ये पूरा अवेलेबल है यहाँ पर, बिल्कुल। ये dx के साथ मिलकर dt हो गया, और इस पूरे को आपने क्या बोल दिया था, इस पूरे को आपने t बोल दिया था। तो कहीं ऐसा ही दिख रहा है क्या, 1/√t dt? यस, ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। क्लियर बच्चों यहां तक? तो अब थोड़ा सा सिंपल सा इक्वेशन दिख रहा है, अब अपन इसको डील कर पाएंगे। तो y इज इक्वल टू हाफ t की पावर -½ का इंटीग्रेशन -½ + 1 अपॉन में -½ + 1 कितना आ जाएगा, 2√t प्लस c। देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन बन गई। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, √t + c। सही है। अब इंफॉर्मेशन यूज करो। अच्छा, t की वैल्यू भी डाल दो पहले। तो ये देखो, ये गंदी सी वैल्यू है, t की गंदी सी वैल्यू वापस डाल दो। क्या वैल्यू आ रही है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन 4 प्लस रूट में 9 प्लस रूट एक्स, ये आएगा, और प्लस का c। क्या इंफॉर्मेशन है c का वैल्यू निकालने के लिए, y ऑफ 0 √7 है, मतलब x 0 डालूंगा तो y कितना आएगा, √7, ऐसा। सही है, यूज करते। y को डाला √7, x 0 डालोगे तो ये तो 0 हो गया, √9 3 हो गया, 3 + 4 7, √7 ही आ गया। तो यहां से √7 से √7 कट गया, c क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों, c 0 आ गया। तो क्या केवल बचा, ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, केवल यही एक्सप्रेशन बचा, केवल इतना ही बचा आपके पास, c 0 आ गया। क्या पूछ रहा, y ऑफ 256, मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर x की जगह 256 डाल दूंगा तो ये आपसे y मांग रहा है, यही मांग रहा है, तो 256 डाल दो यार। कितना हो जाएगा, 256 डालूंगा, 256 का रूट कितना हो गया, कितना हो गया, 16 और 9 25 का रूट 5, तो 4 + 5 9 कितना हो गया, 3। देखो 3 आंसर आ गया। तो कितना डेडली सा क्वेश्चन दिख रहा था। पूरे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में दिमाग लगाना था, केवल अच्छे से इंटीग्रेशन करते, अच्छे से कैलकुलेशन करते तो आराम से यहाँ पहुंच जाते। क्लियर बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने कोशिश करी है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए, इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर अब लीनियर अपॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट आ गया। तो जैसे ही आपको लीनियर अपॉन लीनियर मिलता है, 2x + 5y अपॉन में क्या है, पहले x को पहले लिख दो, प्लस 2y + 3, ऐसा। तो लीनियर अपॉन लीनियर में अगर आपको पता होगा तो कैसे करते थे, ये और ये, इसको ऊपर a1x b1y c1, नीचे a2x + b2y + c2 है। तो हमने पढ़ा था अगर a2 + b1 0 है, इस तरीके से a2 + b1 मतलब नीचे वाले में x का कोफिशिएंट, ऊपर वाले में y का कोफिशिएंट 0 आ रहा है क्या, हाँ। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल सेपरेबल करो, खत्म करो, करे बिल्कुल। बट वो कंडीशन पकड़ाई में आनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए। चलो करते, कितना हो जाएगा, -5x dy 2y dy + 3 dy, इधर कितना हो जाएगा, 2x dx + 5y dx, ऐसा। तो ये दोनों तो क्लियर है, लाइन इनकी तो कोई दिक्कत नहीं, तो लिख लो इसको, तो 3 dy, इसकी भी लाइन क्लियर है, इनको भी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल लिख लो। ये -5x उधर लेके +5x, तो अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो यहाँ पहले से 5 dx है, और यहाँ से क्या आ गया, x dy। इससे तो भली बात ही परिचित है अपन, क्या है ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को जानते हैं हम अच्छे से, ये क्या है, d of xy है। सही है, बिल्कुल। तो अब दोनों साइड क्या कर दो, सब कुछ सेट है तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, इसका इंटीग्रेशन y²/2, 2 से 2 कट गया, यहां से कितना हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, 3y x² x² प्लस 5 ऑफ कितना हो जाएगा, xy, और ये प्लस का c। क्लियर बच्चों, बस अब ऑप्शन में से मैच कर दो कौन सा आ रहा है, x² - y² + 5xy, है ना। ये कौन सा आ गया, ये वाला है शायद, आई थिंक। देखो x², ये y² उधर गया, 3y भी उधर गया, 5xy, हाँ बिल्कुल। अब ऑप्शन में बस गड़बड़ मत करना। अच्छा, y ऑफ 0 0 भी गिवन है, तो y ऑफ 0 मतलब x 0 पर y 0 आएगा, तो
तो x0 y0 पुट करने पर सी भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, ये वाला आई थिंक, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 3y वाला, ये वाला। क्लियर है बच्चों? तो स्पेशल केस था लीनियर अपॉन लीनियर का, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कैसे। चलो आते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द कर्व अमंगस्ट द फैमिली ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन विच पासिस थ्रू 1,1। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताती है, शुरुआत में इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बताती है फैमिली ऑफ कर्व। वो फैमिली ऑफ कर्व 1,1 से पास हो रहा है तो ऑप्शन में से आपको बताना है कि वो कर्व कौन सा है ना, वो कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल है, हाइपरबोला है, इलिप्स है, क्या है वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके। तो चलो इसको सोल्व करते हैं, देखकर पता लग रहा है dy बाई dx निकाले, होमोजीनियस बनेगा। तो कितना हो रहा है ये, ध्यान से देखो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको उधर ले जाओ, माइनस 2xy dy, dy बाई डी एक्स है तो उधर ले दो dy बाई डी एक्स, ये पूरा नीचे डिवाइड में आ जाएगा, माइनस आप ऊपर दे दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा 2xy। जैसे ये लिखा आपको पता लग गया, न्यूमरेटर की भी डिग्री 2 आ रही है, हर टर्म की डेनोमीटर की भी 2 आ रही है, मतलब क्या है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है बच्चों। कैसे करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू tx, ऐसा तो कर दो, कितना आ रहा है dy बाई डी एक्स, t को बाहर ले लो, x का 1, x को बाहर ले लो, dt बाई डी एक्स, ऐसा पुट कर दो, यहां पर कितना आ जाएगा t प्लस एक्स dt बाई डी एक्स। यहां पर कितना हो जाएगा, y की जगह tx डालेंगे तो t स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, y की जगह tx रखेंगे तो कितना आ गया 2t एक्स स्क्वायर। तो क्लियरली दिख रहा है यहां से, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके हटा देंगे तो कितना आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t। सही है, अब इस t को आप उधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना आ गया x dt बाई डी एक्स, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t और माइनस टी आपने उधर ट्रांसपोज कर दिया। क्लियर बच्चों, 2t एलसीएम ले लीजिए, यहां से माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, ऐसा कुछ, माइनस उधर ही छोड़ दीजिए, बाकी वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 dt, माइनस उधर ही है और ये x और dx और उधर भेज दो, ये लो, बड़ी आसानी से इक्वेशन बन गई। सोल्व कर लेते हैं, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है बिल्कुल, तो आप इसको क्या बोल दोगे ln t स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा माइनस ln x, और कांस्टेंट को भी ln c बोल दे, हाँ इसको इधर ले आते, लॉग है, एडिशन है, नंबर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और दोनों साइड लॉग था तो लॉग इक्वल है तो नंबर भी इक्वल हो, दिख गया। टी की जगह वापस क्या पुट कर दो y बाई एक्स, तो y बाई एक्स पुट करेंगे तो कितना हो गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस सी, यही आएगा। ओके, तो यहां से क्या करें, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको अपन, टी की जगह y बाई एक्स डाला अपन ने, एलसीएम ले लें तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एलसीएम एक एक्स कट जाएगा तो ये सी एक्स आ गया, है ना। सी एक्स को इधर लेकर आओ और ध्यान से देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी एक्स, काई की इक्वेशन है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है आपने अच्छे से, देखकर ही पता लग जाएगा, सेंटर है, सॉरी सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर क्या आ रहा है, x के कोफिशिएंट का हाफ करो और माइनस से मल्टीप्लाई, c बाई 2 0, y का कोफिशिएंट है नहीं तो सेंटर कहां पर आ रहा है x एक्सिस पे, तो ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा क्या बता रहा है ये, ए सर्कल विद सेंटर ऑन द x एक्सिस, सर्कल किस पे आ रहा है, सेंटर क्या आ रहा है x एक्सिस पे आ रहा है बच्चों। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, तो भैया कौन सा कर्व, वो कर्व आपसे पूछ रहा है। क्लियर, चलो आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा क्या फील आ रहा है, y की टर्म में यहां भी कुछ y आ रहा है लेकिन उधर x आ रहा है और y भी आ रहा है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन LDE वाली फील आ रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली।
बट उसमें आपको पता है y में बनाते हैं लीनियर तो क्या होता है, इधर पूरा x का टर्म होता है, तो जो भी इधर एक्स्ट्रा टर्म है उस सबको आप इधर डिवाइड में डाल दो। डाले, चलो डालते। तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर को हमने डिवाइड में डाल दिया, ऐसा 1/x cos स्क्वायर को डिवाइड में डाल दिया तो क्या बचेगा, एक cos आपका इस तरीके से नीचे बच जाएगा। कितना हो गया 1/x 1/cos y, इधर क्या बच रहा है x की पावर 4। ठीक है, देखो इसको क्या लिखोगे, साइन अपॉन cos स्क्वायर है तो साइन अपॉन cos क्या हो गया 10 और एक cos बचा नीचे, उसको sec लिख दिया। सही है, ये कितना हो गया 1/x sec y और ये कितना हो गया x की पावर 4, है ना। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है, आपको पता है LDE कई बार डायरेक्ट आपको LDE नहीं दिखती परोसी हुई, खुद दिमाग लगाना पड़ता है और समझना पड़ता है LDE है। क्या करें, किसी को सब्स्टिट्यूट करें ताकि ये LDE जैसी दिखाई देने लगे। तो आप देखो ध्यान से, sec y को क्या पुट कर दो t, क्या होगा sec y का डिफरेंशिएशन 10y sec y, y का dy बाई dx कितना हो गया dt बाई dx। तो ध्यान से देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया dt बाई dx हो गया, है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ये हो गया dt बाई dx। यहां पर ये क्या हो गया 1/x और इसको t बोला था आपने, तो प्लस 1/x t और उधर क्या है x की पावर 4। ये देखो अब क्या ये आपको LDE दिखने लग गई है क्या, बिल्कुल ये LDE इन t हमें दिखने लग गई है, LDE दिख रही है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो 1/x dx, ऐसा t का कोफिशिएंट लेते हैं पूरा e की पावर ln x, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, x आ गया, फंडामेंटल आइडेंटिटी लॉग की प्रॉपर्टी। कैसे लिखोगे t इंटू एक्स, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उधर क्या है, उधर क्या था पूरा, उधर पूरा q लिखते हैं, ये पूरा q क्या था आपका, कहाँ गया, इधर ही लिखा हुआ था, कहाँ ये रहा x की पावर 4, यही तो लिखा हुआ है x की पावर 4 dx, ये लो। सही है, t की जगह क्या डाल दे, t की जगह sec y डाल दो, तो t की जगह मैंने यहाँ पर sec y डाल दिया, x अपनी जगह एज इट इज, ये x की पावर 5 हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया x की पावर 6/6 प्लस c। ऑप्शन से चेक करो तो 6 इधर आ रहा है तो 6 एलसीएम लेके इधर डाल दो तो कितना हो गया 6x sec y और इधर क्या हो गया x की पावर 6 प्लस 6c। बस अब ऑप्शन से चेक कर लो, 6x sec y x की पावर 6, अब ये c आ रहा है, ये कांस्टेंट है, इसको c डैश लिख दो यार। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 6x sec y x की पावर 6 प्लस। क्लियर है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एलडीई का क्वेश्चन है, एलडीई के काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एलडीई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इस तरीके से कई बार एलडीई डायरेक्ट दिख जाती है, नहीं दिखती तो आपको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्लियर बच्चों, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। वापस वही एक कर्व गिवन है, इस पॉइंट से पास कर रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व ये गिवन है, स्लोप ऑफ द कर्व, स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट, टेंजेंट का स्लोप है बच्चों ये, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई dx करके। तो ये जो टर्म आपको गिवन है ये किसके इक्वल है, dy बाई dx के इक्वल गिवन है। आगे क्या बोल रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज, देखो dy बाई dx आपको गिवन है y बाई x प्लस sec y बाई x, ऐसा सही है। कैसे करेंगे, अभी जस्ट देखा था अपन ने कि पूरा एक्सप्रेशन अगर y बाई एक्स में दिख रहा हो तो इट मीन्स ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस कैसे करते हैं, y की जगह tx, सॉल्व कर लो, dy बाई dx कितना हो जाएगा t, है ना। x कॉमन ले लो, सॉरी x बाहर आ जाएगा तो dt बाई dx, वैल्यू पुट कर दें dy बाई dx की, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, t प्लस एक्स dt बाई dx, और y बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, t डाल दिया अपन ने यहाँ पर y बाई एक्स की जगह, तो t प्लस सेक टी, ये लो। तो वापस आसानी से खत्म हो रहा है, t से t वेरिएबल सेपरेट करें, 1 अपॉन cos t इधर ले लो तो कितना आ गया cos t dt, इधर क्या आ गया 1 बाई एक्स dx, ये लो। cos t का इंटीग्रेशन बच्चों sin t, इधर कितना हो गया ln x प्लस c का वैल्यू निकालने के लिए इंफॉर्मेशन गिवन है, हाँ कर्व यहां से पास हो रहा है, मतलब अगर x 1 है तो y कितना आ रहा है, पाई बाई 6 आ रहा है। साइन
अच्छा यहाँ पर t है, t की जगह आपको क्या डालना पड़ेगा, y बाई एक्स डालना पड़ेगा। तो क्या एक्सप्रेशन हो गया, साइन y बाई एक्स ln x प्लस सी। तो x की जगह 1, y पाई बाई 6, तो ये साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर, पाई बाई 6 साइन 30 1/2। x1 डालेंगे ln 1 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। तो क्या एक्सप्रेशन आ गया, साइन y बाई एक्स ln x और c कितना आ गया, हाफ। आए बच्चों समझ में, ऑप्शन से अब आप देख ही लेंगे कि कौन सा सही आ रहा है। क्लियर, तो वही समझना था, केवल होमोजीनियस के लिए डिग्री टर्म डिग्री सेम होने का वेट ना करें, पूरा एक्सप्रेशन y बाई एक्स में आ रहा है तो उसको भी उसी तरीके से डील करना है। क्लियर बच्चों, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 10th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार इस तरीके से गिवन होता है। 5 0 4 है, 5 2 बताना है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह समझना है कि आपको यहां लेबनीज लगानी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, x का फंक्शन लिखा हुआ उधर, तो कैसे सोल्व करोगे, पहले लेबनीज लगाकर डिफरेंशिएशन करो, बोथ साइड लगा लोगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सोल्व करनी रहेगी। डबल काम आपको यहां पर करने रहेंगे। तो क्या करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड। x फाई ऑफ x है, x को बाहर निकाला, फाई ऑफ x का क्या हो गया, फाई डैश x प्लस फाई ऑफ x को बाहर निकाला, x का 1 हो गया। लेबनीज कैसे लगाएंगे, पहले अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1, फिर अपर लिमिट को इसमें आप पुट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 2 फाई डैश x, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, तो पूरा ही 0 हो गया, है ना। अब थोड़ा ये फाई डैश थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, फाई डैश x को dy बाई dx कर लेते हैं और फाई ऑफ x को y कर लेते हैं। फाई ऑफ x को क्या मान लूं, y मान लूं, तो फाई डैश x कितना हो जाएगा, dy बाई dx, ताकि आपको अच्छी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे। चलो कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें क्या, हाँ कर लो। चलो ये देखो, फाई डैश x कॉमन ले ले, कितना आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, और क्या क्या बच रहा है, यहां पर केवल फाई ऑफ x ही है, और यहां कितना है 3x स्क्वायर। अब पुट कर दे फाई ऑफ x को y और फाई डैश x को dy बाई dx, तो ये हो गया dy बाई dx, x प्लस 2 से लगे आज सबको डिवाइड भी कर दो, इसको y बोल दिया, x प्लस 2, तो 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 2। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से काफी बार डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन होता है, तो पहले लेबनीज लगाकर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ती है। देखो बच्चों, अब आपको क्लियर कट एलडी दिखाई दे रही है, दिख रही है एलडी, हाँ एलडी इन y। कैसे सोल्व करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें इसका, कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx, तो कितना आ गया, e की पावर ln x प्लस 2, तो कितना आ गया, x प्लस 2 आ गया बच्चों। कैसे सोल्व करोगे, y में है तो क्या आंसर होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ जो RHS में लिखा है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लो dx। बड़ी आसानी से सोल्व हो गया, y इंटू एक्स प्लस 2, एक्स 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 तो कट जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी। ये देखो सही है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो वापस चाहें तो आप वैल्यू पुट कर दो, y को क्या माना था, फाई ऑफ x, तो y की जगह क्या डाल दो, फाई ऑफ x डाल दे, तो y की जगह हमने डाल दिया यहां पर फाई ऑफ x, ऐसा, और ये कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। ये लो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, फाई ऑफ 0 4 है, फाई ऑफ 0 4 है, मतलब x 0 डालूंगा तो फाई ऑफ 0 4 आएगा, ऐसा, तो x 0 डालो तो ये तो 4 हो गया, x 0 पर ये 0, c बाई 2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, c की वैल्यू 8 आ गई, c की वैल्यू 8 आ गई, तो पूरा एक्सप्रेशन आपके पास आ गया, फाई ऑफ x कितना, एक्स क्यूब प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 2। ये लो पूरा एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, पूरा फंक्शन आ गया आपके पास। क्या पूछ रहा है, फाई ऑफ 2 तो निकाल देंगे, फाई ऑफ 2 आसानी से, बिल्कुल 2 पुट कर दो यार, 2 पुट करोगे तो 2 क्यूब 8, नीचे 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, तो 16 बाई 4, तो क्या आंसर आ गया 4। क्लियर बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखें किस तरीके से डील करनी है, पहले लेबनीज लगानी है, लेबनीज लगाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, फिर उसको सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों,
तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके। तो इन सारे क्वेश्चंस की हेल्प से हमने पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आपका रिवाइज कराने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों ने सेशन एंजॉय किया होगा। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो फिजिक्स का है, तो जुड़े रहिए फिजिक्स के लिए। ऑल द बेस्ट। Thank you, Preet sir, for the mathematics portion. From here onwards, I, Jyoti, will be taking forward the physics part. So, today we'll be covering the questions from chapter waves. So, let us begin with the first question. The question is, the equation of wave on a string of a linear mass density 0.04 kg per meter is given by this. The tension in the string is. इसके 4 ऑप्शंस है एंड वट एवर आंसर यू गेट यू पुट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई विल बी सॉल्विंग इट हियर। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है और म्यू की जो गिवन वैल्यू है वो 0.04 है, SI यूनिट्स में है। और मुझे पता है इस इक्वेशन की हेल्प से मैं वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल सकती हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाय के। इक्वेशन ऑफ वेव का जो फंडामेंटल फॉर्म है वो है a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स, यानी कि t के साथ जो भी टर्म है ये ओमेगा है और x के साथ ये जो भी टर्म है ये हमारा k है। तो यानी कि अगर इधर से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहें तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.04। k की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.5। तो अगर वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो होती है हमारे पास ओमेगा बाय के। तो दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय 0.04 डिवाइडेड बाय इनवर्स ऑफ दिस विच इज 2 पाई 0.5। दिस कम्स आउट टू बी 50 डिवाइडेड बाय 4 विच मीन्स 25 डिवाइडेड बाय 2। मुझे एक चीज पता है, v जो होता है वो रूट t बाय म्यू होता है। वेलोसिटी इज गिवन बाय रूट t बाय म्यू वेयर t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी। ओके, सो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t की जो वैल्यू आती है वो v स्क्वायर इंटू म्यू आती है। ये वैल्यू सारी यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी कि 25/2 इंटू 25/2 विच इज v स्क्वायर इंटू म्यू। म्यू की वैल्यू क्या है अपने पास 4 डिवाइड बाय 100। इसको इधर कैंसिल आउट करते हैं, दिस गोज 4 टाइम्स, दिस इज 25/4 विच कम्स आउट टू बी 6.25। सो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। So option number 1 is matching. I hope this is clear to everybody, and whatever answer you get, don't forget to put it in the comment section. Okay, so let us move to the next question. The next question is, a uniform string of length 20 meter is suspended from a rigid support. A short wave pulse is introduced at its lowest end. It starts moving up in the string. The time taken to reach the support. ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और मुझे पता है कि इसमें थ्रू आउट टेंशन चेंज होती है और जो वेलोसिटी ऑफ वेव होती है वो रूट t बाय म्यू होती है। यानी कि हर एक अलग अलग पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट है तो हर एक अलग अलग पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है, यानी कि वेव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एट एनी जनरल x वी टेक अ डिफरेंशियल एलिमेंट dx। सबसे पहले इस पॉइंट पे टेंशन लिखते हैं। तो इस पॉइंट पे जो टेंशन होती है वो इस हैंगिंग पार्ट की वजह से होती है। लेट्स से इस सेक्शन की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो म्यू है, तो ये जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले वो हो जाएगा म्यू इंटू एक्स, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एक्स। तो t की वैल्यू हो जाएगी mg विच इज म्यू एक्स इंटू जी। तो यहीं से हम वेलोसिटी निकालना चाहेंगे, वो होता है रूट t बाय म्यू विच इज म्यू एक्स जी डिवाइडेड बाय म्यू। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास रूट एक्स रूट जी, कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। सो इसको लिखेंगे हम dx बाई dt रूट एक्स एंड रूट जी। इसको नीचे ले आते हैं तो ये x की पावर -1/2 dx इज इक्वल टू रूट जी dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। t0 पे उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, किसी टाइम t पर वो डिस्टेंस l कवर कर लेती है, यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 विच इज 2 लाइक दिस,
and this is root g into t, 0 to t, 0 to l. This is 2 root l root g into t. यानी कि हमारे पास जो टाइम जो निकल के आया है, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो टाइम की जो वैल्यू निकल के आती है वो 2 रूट एल ओवर जी, कुछ इस तरीके से निकल के आती है. तो L की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज 20 और नीचे G की वैल्यू 10 है, तो दिस इज 20 बाय 10 विच इज रूट 2, सो दिस इज 2 रूट 2. So the time taken to reach the topmost point is 2 root 2 seconds. So let us see which of the option is matching. Option number 2 is matching. I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is a string of length 1 meter and mass 5 gram. तो यहाँ से सबसे पहले म्यू निकाल लेते हैं. तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 5 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय लेंथ. तो दिस कम्स आउट टू बी 5 into 10 to the power minus 3 is fixed at both the ends. The tension in the string is 8 Newton, यानी कि T is 8 Newton. The string is set into vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. The separation between successive nodes is close to. तो सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं जो कि रूट टी बाय म्यू होती है, जो अपने पास आएगा 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 to the power minus 3. Upon solving we get this. This is 8000 divided by 5. This comes out to be 1600, 1600 जिसका रूट होता है 40. यानी कि वेलोसिटी आ गई 40, यानी कि इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड है और फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 100 हर्ट्ज है. यानी कि हमारे पास लैम्डा जो हो जाएगा वो v बाय एफ विच कम्स आउट टू बी 0.4 मीटर्स. बट उसने हमसे लैम्डा नहीं पूछा, उसने बोला कि सक्सेसिव नोड्स के बीच में कितना गैप होता है. तो कुछ नोड्स इस तरीके से बनते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा लैम्डा होता है और दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का गैप जो होता है वो लैम्डा बाय 2 होता है. यानी कि वो जो गैप है टेक्निकली वो इसका आधा हो जाएगा विच इज 0.2 मीटर्स. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज 20 सेंटीमीटर. सो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर हियर. आई होप एवरीबडी इज गेटिंग इट. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेजोनेंस ट्यूब इज ओल्ड एंड हैज जैग्ड एंड्स. It is still used in laboratory to determine the velocity of sound in air. A tuning fork of frequency 512 Hz produces first resonance when the tube is filled with up to watermark 11 centimeter below the reference mark near the open end of the tube. The experiment is repeated with another fork of frequency 256 Hz which produces first resonance when water reaches 27 centimeter below the reference mark. The velocity of sound is. हमें पता है जब जैग्ड एंड्स हैं तो उसमें एक्चुअली कुछ एंड करेक्शन भी आता है, तो उसको भी कंसिडरेशन में लेना होगा हमें. तो सबसे पहले क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट रेजोनेंस बनाता है. यानी कि ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ जो है वो लैम्डा बाय 4 के बराबर है विच इज 11 सेंटीमीटर प्लस सम एंड करेक्शन ई. सो 11 सेंटीमीटर यानी कि 0.11 सेंटीमीटर प्लस ई हैज टू बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4. मीन्स लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू 0.11 प्लस ई. तो अगर लैम्डा की वैल्यू रखें तो विच इज v बाय f1, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 512 हर्ट्ज थी, इंटू 4 इज इक्वल टू 0.11 प्लस ई. दूसरे केस में बोलता है कि हमारे पास जो फर्स्ट रेजोनेंस मिलता है वो 27 सेंटीमीटर पे मिलता है. यानी कि दिस 27 सेंटीमीटर विच इज 0.27 plus this E has to be equal to lambda by 4. It means that lambda by 4 is equals to 0.27 plus E. इसको हम लिख सकते हैं V by F2 into 4
इज इक्वल्स टू 0.27 प्लस ई। ओके, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास इस साइड पे आता है 0.16, ई कैंसिल आउट होता है, और इधर बचता है v/4 1/f2 माइनस 1/f1। तो f2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 256 एंड f1 की जो वैल्यू है वो 512। सो v/4 डिवाइड बाय 256 माइनस 512 इज इक्वल टू 0.16। सो यहाँ पर अब हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं। अपॉन सॉल्विंग द आंसर वी गेट इज ऑप्शन नंबर 328 meter per second. Okay, I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. A wire of length 2L is made by joining two wires A and B of same length. इन दोनों वायर की लेंथ सेम है but different radii R and 2R. इसका रेडियस R है तो इसका रेडियस 2R है, made up of same material which means इनकी volume mass density rho same है. It is vibrating at a frequency such that the joint of the two wires form a node. यानी कि यहाँ पे क्या बनता है, नोड। और हमें पता है ये जो फिक्स्ड एंड होते हैं यहाँ पर भी हमेशा नोड बनेंगे। If the number of antinodes in wire A is P and that in wire B is Q, then the ratio of P and Q is. So ये antinodes का नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, let us see. देखो अगर हम ऐसे इसके बाद एक एंटीनोड बनाते हैं यानी कि λ/2 होता है, इसके बाद एक नेक्स्ट एंटीनोड बनाते हैं 2 टाइम्स ऑफ λ/2 होता है। ऐसे अगर p एंटीनोड्स होंगे तो ये लेंथ हो जाएगी p टाइम्स ऑफ λ/2। लेट्स से इसमें वेवलेंथ λ1 है, अगर इसमें जाएं तो ये लेंथ हो जाएगी q टाइम्स ऑफ λ2/2। अब क्वेश्चन ये है कि लैम्डास अलग अलग क्यों है, क्योंकि देखो ये सेम फ्रीक्वेंसी से इसमें रेजोनेंस हो रहा है, यानी कि दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, बट क्योंकि इनकी लीनियर मास डेंसिटी अलग अलग होगी इसीलिए इनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी v1 एंड v2, जिस वजह से वेवलेंथ भी अलग अलग होगी λ1 एंड λ2। ओके, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये वायर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वायर्स है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ भी L है, ठीक है। इनकी लीनियर मास डेंसिटी अलग होगी, वॉल्यूम मास डेंसिटी सेम है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ये होता है हमारे पास म्यू डिवाइड बाय ए, यानी कि म्यू जो है वो हमारे पास रो इंटू ए होता है। तो पहली वाली वायर के लिए देखें तो μ1 हो जाएगा रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और μ2 जो हो जाएगा वो रो इंटू पाई 2r स्क्वायर। अगर इसको हम μ1 को म्यू बोलते हैं तो ये अपने पास 4μ हो जाएगा, 4 टाइम्स हो गया ना, ये 2 का स्क्वायर होगा यहाँ पे इसीलिए। तो इसमें अगर p नोड्स हैं तो इसमें q नोड्स हैं, यानी कि L इज इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ λ1/2 इज इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ λ2/2। तो p/q हमारे पास हो जाएगा λ2/λ1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये λ2/λ1 हो जाएगा v2/v1 विच इज t/√μ2 डिवाइडेड बाय √μ1। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो p/q की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √μ1/μ2, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास निकलेगी म्यू डिवाइडेड बाय 4μ। ये वैल्यूज हमने अभी निकाली थी। सो दिस रेशियो कम्स आउट टू बी 1:2। सो p और q का जो रेशियो है वो 1:2 है। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर हियर। I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. The next question is a wire of length L and mass per unit length this much is put under tension this much. The two consecutive frequency that resonates are 420 Hz and 490 Hz. Then L would be. Okay. तो जरा ध्यान से सुनते हैं इसको। हमारे पास V जो हो जाएगा वो √T/μ हो जाएगा। T की वैल्यू है 540 और म्यू की वैल्यू है 6 into 10 to the power minus 3. So this comes out to be 9 into 10 to the power 4 which is 300 meter per second. यानी कि वेलोसिटी हमारे पास 300 मीटर पर सेकेंड होती है।
हमें पता है कि कंजिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज यानी कि अगर एक nth हार्मोनिक है तो एक n+1th हार्मोनिक होगा, यानी कि n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 420 एंड n+1th टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 490। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते तो f0 की जो वैल्यू आती है वो 70 आती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है अपने पास v/2L एंड दैट इज इक्वल टू 70। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू जो निकल आएगी वो v/2 इंटू 70 which is 300 divided by 140. This comes out to be approximately 2.1 something. Okay, I hope this is clear to everybody. Let us move to the next question. A tuning fork of unknown frequency produces 5 beats per second with a fork of unknown frequency 340 Hz. यानी कि एक फोक है जिसकी फ्रीक्वेंसी 340 है, इसके साथ एक अननोन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोक ए बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। कितनी बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है? 5 बीट्स। यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी और ए की फ्रीक्वेंसी के बीच में 5 बीट्स का डिफरेंस है, यानी कि या तो 5 कम हो सकती है या फिर 5 ज्यादा हो सकती है। ये दोनों केसेस पॉसिबल है, बट उसने आगे एक डेटा दिया है, इफ फोक ए इज फाइल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड। अगर ए को फाइल किया जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अगर ये वाला केस होता, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती तो ये गैप रिड्यूस होता, तो बीट क्या होती? डिक्रीज होती। अगर ये वाला केस होता और ए को फाइल करते तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ती और ये गैप बढ़ता, यानी कि बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती। हमको कौन सा केस दिया हुआ है? बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। वो पहले 5 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अभी 2 बीट्स ही प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि ये वाला केस रहा होगा। तो एक्चुअली में आंसर 335 हर्ट्ज है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच ट्रेवल्स विद a speed this much along the positive x-axis. Each point of the wave moves to and fro through a total distance of 6 centimeter. यानी कि एक पॉइंट ऊपर ए जाता है और नीचे भी ए जाता है, यानी कि 2a की वैल्यू अपने पास है 6 सेंटीमीटर, यानी कि a इज 3 सेंटीमीटर विच इज 0.03 मीटर्स, यानी कि एम्पलीट्यूड इतना है हमारे पास। तो हमारे पास वेव का एक्सप्रेशन क्या होगा? देखो एम्पलीट्यूड तो 0.03 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से कोई आंसर होगा। हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी कि ओमेगा जो हो जाएगा हमारे पास वो 2 पाई f हो जाएगा, विच इज 2 इंटू 3.14 इंटू 245। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 to the power 3। ओके, सो लेट अस सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा ये एम्पलीट्यूड और ये फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है। I hope this is clear. Let us move to the next question. For a transverse wave traveling along a straight line, the distance between two crust is 5 meter, while the distance between one crust and one trough is 1.5 meter. The possible wavelength. मुझे पता है कि दो consecutive peaks होते हैं, उनके बीच का जो distance होता है वो lambda होता है, correct? But ये consecutive peaks नहीं बोले, ये कोई भी 2 पीक्स हो सकते हैं, यानी कि या तो गैप लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा, यानी कि कोई इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा, यानी कि 5 मीटर इज इक्वल टू सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ, लेट्स से a इज अ इंटीजर ऑफ लैम्डा। अब दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के बीच का जो गैप होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, बट ये कंजिक्यूटिव नहीं है, तो या तो गैप लैम्डा बाई 2 होगा या 3 लैम्डा बाई 2 होगा या 5 लैम्डा बाई 2 होगा, यानी कि ये जो 1.5 मीटर है दैट इज इक्वल टू सम इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वेयर b इज एन ऑड नंबर, क्योंकि हमारे पास लैम्डा बाई 2 होता है, फिर 3 लैम्डा बाई 2 आता है, फिर 5 लैम्डा बाई 2 आता है। तो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे, सो दिस इज 50 डिवाइड बाय 15 एंड दैट इज इक्वल टू 2a बाय b। दिस इज 5/3 इज इक्वल्स टू a बाय b। यानी कि अगर जरा ध्यान से देखोगे तो a बाय b की वैल्यू है हमारे पास 5/3, यानी कि a बाय b इज इक्वल्स टू 5/3,
या फिर 10/6 या फिर 15/9 या फिर 20/12, ऐसा कुछ होगा. बट बी हमारे पास ऑड हो सकता है, इवन नहीं हो सकता है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो हमारे पास जो आएगा ए की वैल्यू 5, 15 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और बी की वैल्यू होगी 3, 9 सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अगर मैं इक्वेशन 1 को देखूं, यानी कि 5 मीटर इज इक्वल्स टू ए लैम्डा, तो लैम्डा जो हो जाएगा वो 5/a हो जाएगा. तो इसकी वैल्यू तो 5/5 होगी या फिर 5/15 होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी कि 1,1/3 सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरह से कुछ चलेगा. सो ऑप्शन नंबर 3 मैचेस हियर. Okay, I hope this is clear. Let us move to the last question of the series. A uniform thin rope of length 12 meter and mass 6 kg hangs vertically from a rigid support and a block of mass 2 kg is attached to its free end. यानी कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक 2 kg का मास यहाँ पे अटैच किया गया है और इस रोप का खुद का मास 6 kg है और ये वर्टिकली हैंग है. A transverse short wave of wavelength 6 centimeter is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength at the upper end? ये पूछ रहा है. तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेवलेंथ चेंज क्यों हो रही है. देखो यहाँ से जाते तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन अलग होती है, T1 और T2, जिसकी वजह से वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वेवलेंथ डिफरेंट हो जाती है. यानी कि λ1/λ2 है वो V1/V2 होगा और हमारे पास इसकी वैल्यू होती है T1/μ डिवाइडेड बाय T2/μ रूट ओवर. सो दिस इज T1/T2, यानी कि λ1/λ2 है वो T1 इस पॉइंट पे टेंशन है विच इज हमारे पास 2G, क्योंकि 2 kg के मास को होल्ड करके रख रखा है. T2 हमारे पास इस पॉइंट पे टेंशन है विच इज 6G प्लस 2G विच इज 8G. सो दिस कम्स आउट टू बी 1/4, 1/2. सो λ1 की वैल्यू 6 थी हमारे पास, दिस इज 1/2, तो λ2 जो निकल के आता है वो 12 सेंटीमीटर निकल के आता है. सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3. I hope this series has been a useful thing for all of you. So whatever inputs you have, you may put in the comment section and we'll look into it. And all the best for your approaching JEE exam. Thank you so much.